आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिज़िकल एजुकेशन टॉपर में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस चैनल पर धमाका सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में जितने भी सवाल आपको मिलेंगे और सवालों से संबंधित जो क्षेत्र है वो आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा में बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल ये कह रहा है कि भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सन 1891, 1844, 1920 और ऑप्शन डी है 1986। तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सन 1920 में हुई थी और यह YMCA कॉलेज चेन्नई में स्थित है। अगर हम विश्व स्तर पर YMCA की बात करें तो YMCA की स्थापना 6 जून 1844 को लंदन में की गई थी और इसकी स्थापना करने का कार्य जॉर्ज विलियम के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें कि भाई विश्व स्तर पर YMCA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व स्तर पर YMCA का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के अंदर YMCA कॉलेज की स्थापना तो 1920 में हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई भारत के अंदर YMCA की नेशनल काउंसिल की स्थापना कब हुई, तो इसका सीधा जवाब है कि 21 फरवरी 1891 में भारत के अंदर YMCA की नेशनल काउंसिल की स्थापना डेविड मैकनॉय के द्वारा की गई थी। भारत के अंदर वर्तमान समय में YMCA का मुख्यालय दिल्ली में है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना का श्रेय मिस्टर हैरी क्रो बक को जाता है। मिस्टर हैरी क्रो बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह भी हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई YMCA को ऑटोनोमस बॉडी कब से कहा जाने लगा, तो 1986 में YMCA को ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर मैं बात करूं कि भाई YMCA का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि YMCA का पूरा नाम यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि YMCA से संबंधित जितने भी सवाल पेपर में बनते आए हैं या आगे बन सकते हैं, उन सभी को आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उनका आपको बेहद लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं धमाका सीरीज नंबर 9 का सवाल नंबर 2, जिसमें सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अर्जुन पुरस्कार पहली बार कब वितरित किए गए थे। तो अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में पहली बार वितरित किए गए थे। 1961 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। वर्तमान समय में अर्जुन पुरस्कार की धनराशि 15 लाख रुपये होती है। अर्जुन पुरस्कार हेतु खिलाड़ी का चयन करने के लिए खिलाड़ी की पिछले 4 वर्षों की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देखी जाती है। पिछले 4 वर्षों में खिलाड़ी द्वारा खेलों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी का चयन किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि माका ट्रॉफ़ी, जिसे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी कहते हैं, माका ट्रॉफ़ी की शुरुआत सन 1956-57 में हुई थी। माका ट्रॉफ़ी में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 15 लाख रुपये का इनाम, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 7.5 लाख रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को
4.5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी खेलों के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे प्रतिवर्ष मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत सन 1985 में हुई थी। पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपये की धनराशि वर्तमान समय में संबंधित खेल के कोच को प्रदान की जाती है और कोच का चयन करने के लिए पिछले 4 वर्षों का प्रदर्शन देखा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह एक अकेला ऐसा पुरस्कार है जिसमें खिलाड़ी को मेडल भी दिया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हेतु खिलाड़ी का चयन करने के लिए भी पिछले 4 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन देखा जाता है कि पिछले 4 सालों में खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा है। उस प्रदर्शन के आधार पर ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हेतु खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार रिटायर्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अलावा एक और पुरस्कार होता है जिसे हम प्रोत्साहन पुरस्कार कहते हैं। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत सन 2009 में हुई थी और इस पुरस्कार के तहत किसी तरह की कोई धनराशि नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत ये अकेला ऐसा पुरस्कार है जिसमें खिलाड़ी को कोई धन नहीं दिया जाता। तो आप देखेंगे कि इस सवाल में मैंने आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत आने वाले 6 पुरस्कार माका ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में बताया है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको अच्छे से याद हैं उन चीज़ों को नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें आपको याद नहीं हैं या आपको कंफ्यूज करती हैं वो चीज़ें आप नोट ज़रूर करते चलें ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। एक ही बार वीडियो देखने से आपका काम चल जाए। यहाँ पर सवाल वाला हमसे ये जानना चाहता है कि हिप्पोक्रेटस के किस वर्गीकरण के व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर एवं निराश और दुखी रहते हैं। तो आप देखेंगे कि हिप्पोक्रेटस के द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है उन्होंने 4 प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण बताया है। सबसे पहले कोलेरिक, प्लेग्मेटिक और सैंग्विन, ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस के द्वारा बताए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो कोलेरिक वर्ग के व्यक्ति होते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो निराश और दुखी रहते हैं। तो इस सवाल में यही जानना चाहता है सवाल वाला। कहने का मतलब इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो कोलेरिक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं उनका शारीरिक रूप से मजबूत लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ये व्यक्ति देखने में फुर्तीले होते हैं लेकिन इनका जो स्वभाव होता है
स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। इस तरह के गुण जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं उन्हें हम कोलेरिक कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने बताया है, प्लेगमैटिक। तो प्लेगमैटिक व्यक्तित्व के व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इस वर्ग के व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी आनंद से भरपूर होते हैं। और जो लास्ट में सैंगुनिक होते हैं, सैंगुनिक वर्ग के व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं। ये कर्मठ, उत्साही और आशावादी होते हैं। जल्दी ही हार ये स्वीकार नहीं करते और अंत तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार इस वर्ग के व्यक्ति प्रयास करते रहते हैं। अगला सवाल वाला ये जानना चाहता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया था। इसके लिए सवाल वाले ने हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1920 एंटवर्प, दूसरा ऑप्शन दिया है 1924 पेरिस, तीसरा ऑप्शन दिया है 1908 लंदन और चौथा ऑप्शन दिया है 1912 स्टॉकहोम। तो आप देखेंगे कि जब भी ओलंपिक ध्वज को फहराने की बात पहली बार हम करते हैं तो इसका सीधा जवाब ये बनता है कि पहली बार सन 1920 एंटवर्प बेल्जियम में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था, वहाँ पर ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1920 एंटवर्प। आइए देख लेते हैं ओलंपिक ध्वज कैसा होता है, देखने में कैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओलंपिक ध्वज को। ओलंपिक झंडे का निर्माण सन 1913 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन की देखरेख में हुआ था। इन्हीं के द्वारा ओलंपिक ध्वज का निर्माण कराया गया था। सन 1914 में पहली बार ओलंपिक ध्वज का प्रदर्शन किया गया था और ये प्रदर्शन जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है उसकी मीटिंग में दिखाया गया था कि इस तरह का ओलंपिक ध्वज हमने बनाया है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज का रंग अगर आप देखेंगे तो ये सफ़ेद रंग का होता है और इस सफ़ेद रंग के ध्वज के ऊपर 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इन छल्लों का आपस में जुड़ा होना दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। ये जो 5 छल्ले होते हैं इनका क्रम बाएं से दाएं की तरफ नीला, पीला, काला, हरा एवं लाल होता है। इसे आप याद रख सकते हैं NPKHL से, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अगर आप देखें तो जो नीले रंग का छल्ला होता है वो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से पीले रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काले रंग का छल्ला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है और जो लाल रंग का छल्ला होता है ये लाल रंग का छल्ला अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। जैसे नीला रंग, तो आप देखेंगे कि यूरोप के चारों तरफ नीला समुद्र होता है। समुद्र और समुद्र का जो जल है वो नीला होता है, इसलिए यूरोप के लिए नीला रंग। अगर आप एशिया को देखोगे तो एशिया में दलहन फसलें बहुत ज़्यादा उगती हैं जिनमें मुख्य रूप से सरसों, और सरसों देखते हैं आप पीले रंग की भी सरसों होती है, इसलिए एशिया के लिए पीला।
इसी तरह से अगर आप अफ्रीका देखोगे तो अफ्रीका के जो अधिकतर लोग हैं वो देखने में कहीं ना कहीं काले दिखाई देते हैं, इसलिए अफ्रीका के लिए काला रंग। और आप देखेंगे कि अमेरिका हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन यहाँ झंडे में सबसे पीछे अमेरिका का लाल रंग। और इसी तरह से जो बच जाता है हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सवाल वाला है वो ये जानना चाहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य या मोटो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। ऑप्शन बी कहता है साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, डैश कम्युनिटर। ऑप्शन सी कहता है एवर ऑनवर्ड। और ऑप्शन डी कहता है ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड डेस्टिनी। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो आदर्श वाक्य होता है वो ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी होता है, जो सवाल में ऑप्शन डी में दिया है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। इसी तरह से अगर आप देखें जो पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस है ये साउथ एशियन गेम का मोटो होता है। और जो ऑप्शन बी दिया है ये लैटिन भाषा में लिखा है साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, डैश कम्युनिटर। ये ओलंपिक खेलों का मोटो होता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अंग्रेजी में इसे हम स्विफ्टर, हायर, स्ट्रोंगर, डैश टुगेदर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एफ्रो एशियन खेलों की बात करें तो एफ्रो एशियन खेलों का मोटो 2 कॉन्टेंट्स एंड 1 स्पिरिट होता है। और अगर पैरालंपिक खेलों के मोटो की हम बात करें तो पैरालंपिक खेलों का मोटो स्पिरिट इन मोशन होता है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1948 में की गई थी, जो अनाधिकारिक तौर पर मानी जाती है। आधिकारिक तौर पर पैरालंपिक खेलों की शुरुआत सन 1960 में हुई थी। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कराने वाली जो संस्था होती है उसे आईपीसी कहते हैं, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना सन 1989 में हुई थी। इसी तरह से अगर हम देखें ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। और ओलंपिक खेलों को आयोजित कराने वाली जो संस्था है उसे हम आईओसी कहते हैं। आईओसी का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना सन 1894 में हुई थी। इसी तरह से राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन 1930 हैमिल्टन में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराने वाली जो संस्था है उसे हम सीजीएफ कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई थी। इसी तरह से आप देखेंगे कि एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में नई दिल्ली से हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन कराने वाली जो संस्था है वर्तमान समय में ओसीए है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन 1982 में हुआ था। और 1982 के ही पहले ऐसे खेल थे जिनका आयोजन ओसीए के द्वारा किया गया था। 1951 से लेके 1978 तक एशियाई खेलों का आयोजन कराने वाली जो संस्था थी उसे हम एजीएफ कहते थे, एशियन गेम फेडरेशन। एशियन गेम फेडरेशन की स्थापना 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में ही हुई थी। इसी तरह से अगर हम साउथ एशियन गेम की बात करें तो साउथ एशियन खेलों का प्रारंभ 1984 में काठमांडू से हुआ था।
और साउथ एशियाई खेलों का आयोजन कराने वाली संस्था SAOC होती है। SAOC का पूरा नाम है साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी। इसी तरह से अगर हम देखें एफ्रो एशियन खेल, तो एफ्रो एशियन खेलों की शुरुआत 2003 में भारत के शहर हैदराबाद से हुई थी। एफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और अफ्रीका की ओलंपिक काउंसिल, ये दोनों संस्थाएं मिलकर करती हैं। आप देखेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आपके पास में नोट ज़रूर होने चाहिए ताकि आप एक नज़र में जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का रिवीजन कर सकें। ये चीज़ें किताबों में भी लिखी गई हैं, ये सही बात है और किताबें आपके पास में होगी भी, लेकिन किताब को पढ़ने में समय बहुत अधिक लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास में नोट्स होने चाहिए। अगर छोटे नोट्स आप बनाते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा काम की बातों को पढ़ सकते हैं और जब इस तरह की तैयारी आप करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप किताब से ही तैयारी करेंगे तो किताब से रिवीजन करना इतना आसान नहीं होता, रिवीजन में समय बहुत अधिक लग सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि समय निकालकर अपने नोट्स ज़रूर बनाएं और नोट्स बनाने हैं आपको कम से कम शब्दों में। नोट्स बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं चीज़ों को नोट करना है जो चीज़ें आपको याद नहीं हैं या आपको कंफ्यूज करती हैं और वे बातें पेपर में आपको देखने को भी मिलती हैं। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये आज की सीरीज़ का हमारा आखिरी सवाल वाला जानना चाहता है कि माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि 1 से 4 दिन, ऑप्शन बी कहता है 2 से 5 दिन होती है, ऑप्शन सी कहता है 3 से 10 दिन होती है और ऑप्शन डी कहता है 10 से 17 दिन होती है। तो आप देखेंगे कि इनमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 3 से 10 दिन है, जो कि सही जवाब है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके एरिया को। तो जो माइक्रो साइकिल होती है, माइक्रो साइकिल को हम साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, जो 3 से 10 दिन की होती है। इसी तरह से जो मीजो साइकिल होती है, मीजो साइकिल को हम मासिक योजना कहते हैं और ये मासिक योजना 4 से 6 सप्ताह की होती है। और जो सबसे बड़ी जो साइकिल होती है उसे हम मैक्रो साइकिल कहते हैं। मैक्रो साइकिल को हम वार्षिक योजना भी कहते हैं, जो 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सवालों की संख्या तो कम थी, लेकिन सवालों के बारे में जितना एक्सप्लेनेशन किया है उन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे बन सकते हैं और ये सभी वास्तव में ऐसे फैक्ट हैं जो पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। इसलिए इनके आप नोट्स अपने अवश्य ही बना लें। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैनल का नाम है फिज़िकल एजुकेशन टॉपर और इसके जब आप होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर जाने के बाद आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगी। प्ले लिस्ट में आपको धमाका सीरीज़ दिखाई देती है और उस धमाका सीरीज के जितने भी क्लासेस आपको मिलती हैं उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियो में वास्तव में ऐसे सवाल हैं जिनको
याद करने से और देखने से आपको पेपर में वास्तविक लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।